Very good morning, students. Today we are going to discuss about the next important topic, that is the polarization of the vector. ठीक है? So what is the polarization of the vector? It is the dipole moment produced per unit volume. ठीक है? क्या होता है ये dipole मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डायपोल मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, लास्ट टाइम के वीडियोस में हमने देखा था व्हाट इज द डायपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड इन द डाइलेक्ट्रिक कि एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर डायपोल मूवमेंट को हम किस तरीके से इंड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक सैंपल ले लेता हूँ, एक हमारे पास एक वॉल्यूम की फॉर्म में सैंपल लेते हैं, तो इस वॉल्यूम के अंदर कितने डायपोल मूवमेंट जो है एक यूनिट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं. अगर मैं एक यूनिट वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसके अंदर कितने डायपोल मूवमेंट जो है वो डेवलप हुए, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर बोला जाता है. एंड दिस पोलराइजेशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर. तो क्या होता है ये, इट इज द डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कि भाई पूरे सैंपल को हम किसके इन्फ्लुएंस में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखेंगे. तो ऑब्वियसली बात है पूरे के पूरे सैंपल्स में क्या होगा, डायपोल मूवमेंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगा. तो लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि डायपोल मूवमेंट, नंबर ऑफ डायपोल मूवमेंट जो है इस एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने प्रोड्यूस हो गए. छोटे से वॉल्यूम के अंदर अगर डायपोल मूवमेंट्स की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब डायपोल मूवमेंट जो है पूरे सैंपल में ज्यादा फॉर्म में इंड्यूस्ड हो रहा है. ठीक है, अगर नंबर ऑफ डायपोल मूवमेंट इस छोटे से वॉल्यूम में कम है तो इसका मतलब डायपोल मूवमेंट की वैल्यू कम आएगी. ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. तो डायपोल मूवमेंट को हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज पी वेक्टर इज इक्वल टू एन पी, वेयर एन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द डायपोल मूवमेंट. किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ द डायपोल मूवमेंट, एंड पी रिप्रेजेंट द डायपोल मूवमेंट. ठीक है, ये नंबर्स को बताएगा और ये डायपोल मूवमेंट को बताएगा. तो दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन वेक्टर बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, द रिलेशन बिटवीन सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड पोलराइजेशन वेक्टर. कि बताओ भाई ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर ये प्लेट्स के ऊपर ले रहे थे सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस पोलराइजेशन वेक्टर्स के बीच में क्या सा रिलेशन आता है. ठीक है, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा पोलराइजेशन वेक्टर्स का, दैट इज डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला, डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा, डायपोल मूवमेंट. ठीक है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, चार्ज इनटू सेपरेशन के इक्विवेलेंट होता है, सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेस. ठीक है, ये कि दो डिफरेंटली जो चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच की सेपरेशन कितनी है, ये हमने यूजुअली पढ़ा हुआ. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट. तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना इंड्यूस हो रहा है उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं. जैसे मान लो मेरे पास ये एक डाइलेक्ट्रिक्स है, ठीक है, इसके ऊपर कितना टोटल चार्ज इंड्यूस हो रहा है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन मान लेते हैं हम डी के इक्वलेंट है. तो यहाँ पे कितना चार्ज डेवलप हुआ और इस तरफ कितना चार्ज जो है वो डेवलप हो रहा है. तो इस चीज को हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करके. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. सरफेस एरिया कितना है, इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का सरफेस एरिया कितना है. ठीक है, तो उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ से मैं चार्ज की वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा सिग्मा इंटू ए के इक्वलेंट आ जाएगा. ठीक है, तो इसकी वैल्यू को उठाते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डायपोल मूवमेंट विल बी इक्वल टू द व्हाट, सिग्मा इंटू ए इंटू डी. नाउ सी हियर, area into separation or distance will become equivalent to the volume. तो डायपोल मूवमेंट मेरे पास किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम के इक्विवेलेंट आ गया. ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को उठाते हैं, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पोलराइजेशन वेक्टर, दैट इज पी वेक्टर इज इक्वल टू डायपोल मूवमेंट. तो डायपोल मूवमेंट की वैल्यू हमने निकाली सिग्मा वी अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है वी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखो यहाँ पे v के साथ v कैंसल आउट हो गया, तो वी कैन शो दैट द डायपोल मूवमेंट पोलराइजेशन वेक्टर जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. इसका मतलब क्या होगा कि जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे डेवलप होगी उतना ही क्या होगा, ये डायपोल, सॉरी नॉट डायपोल, इट्स अ पोलराइजेशन वेक्टर.
ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर ही किसकी वैल्यू होती है, पोलराइजेशन वेक्टर। जितनी ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन वेक्टर होगा। ठीक है, तो दिस इज एप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन दीज टू फिनोमेना। क्लियर होगी बात? थैंक यू ऑल। ओके, नेक्स्ट रिलेशन आता है हमारे पास इसके बीच का, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटेड फॉर द इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी and K, as usual we have done in the previous video, K represent the dielectric constant। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन हमें शो करना है। ठीक है, what is the relation between these two quantities? So we know the net electric field applied to the dielectrics, ठीक है, that will comes out to be E is equal to E naught minus of E P। तो यहाँ पे हम इस सिंबल्स को थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। कैसे? E को ई पी को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो ई नोट को हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा ई प्लस ऑफ ई पी बन जाता है यहाँ पे। ऐसा इसलिए किया गया यहाँ पे क्योंकि हमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनाना है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, इट इज द रेशियो ऑफ द ई नोट टू दैट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई के बराबर होता है, तो बस इसीलिए हमने क्या किया, इस ई नोट को सेपरेट कर दिया ताकि हम इस रेशियो को भी बना लें साथ में। ठीक है, so now we will substitute the value of the EP. EP is nothing but it is the induced surface charge density to that of the epsilon naught। तो इसकी वैल्यू को उठाते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो E naught is equal to E plus of sigma P upon epsilon naught। क्लियर हुई बात ये? ठीक है, तो यहाँ पे अब इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया है। नाउ सी व्हाट विल हैपन हियर। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन पढ़ा किसके बीच का, पोलराइजेशन वेक्टर और इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच का रिलेशन पढ़ा। ठीक है, तो दैट रिलेशन वी हैव शोस दैट इट विल कम्स आउट टू बी सिग्मा पी, यानी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है तो इट इज विल बी इक्विवेलेंट टू द पोलराइजेशन वेक्टर्स के इक्विवेलेंट होती है। तो इसकी वैल्यू को उठाते हैं, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ई नॉट विल कम्स आउट टू बी ई प्लस ऑफ पी वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और P रिप्रेजेंट करता है पोलराइजेशन वेक्टर एज वेल एज द पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, क्या है ये, पोलराइजेबिलिटी ही तो है ये। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, पोलराइजेबिलिटी का फॉर्मूला हमने लिखा था दैट इज XIE एप्सिलॉन नॉट E के इक्विवेलेंट। तो इस फॉर्मूले को उठाते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो द E नॉट विल कम्स आउट टू बी E प्लस ऑफ XIE एप्सिलॉन नॉट E। यहां तक क्लियर हो गया? अब इन दोनों में टर्म्स में देखो क्या हुआ, E हमारे पास कॉमन आ गया, अंदर बच गया हमारे पास क्वांटिटी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दिया हम, यहाँ पे अभी हमारे पास ये क्वांटिटी तो है, नीचे डिवाइड पड़ी हुई, तो डिवाइड में पड़ा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास आया E नॉट इज इक्वल टू E प्लस ऑफ XIE E के इक्विवेलेंट। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, E कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास E, अंदर रह गया 1 प्लस XIE। ठीक है, E को यहाँ से उठाते हैं, इस तरफ ले आते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन बताना था किसके बीच का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच का। तो ससेप्टिबिलिटी तो हमारे पास आ गई, और ये रेशो इसको बताएगा, ये बताएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, तो यहाँ पे हम इसको जगह कह सकते हैं K, so 1 plus XIE। So that is the appropriate relation between the dielectric constant and susceptibility of the material. Clear होगी बात? Thank you all.